आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैंने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, सारे धर्मों का इतिहास मैंने कवर किया है। उसमें सबसे पहला धर्म इब्राहिमिक रिलीजन का जुडाइज्म था। तो मैंने पूरा इतिहास, मोसेस का इतिहास हो गया, पैगंबरों का इतिहास हो गया, यहूदियों का इतिहास हो गया, इसमें ढेरों लेक्चर्स दिया। और वो हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वो इतिहास नहीं बताऊंगा। मेरा आज जो मोटिव होगा उसी से जुड़ा हुआ ग्रेटर इजराइल। आज जो पूरी दुनिया में हो रहा है, क्या वो ग्रेटर इजराइल की वजह से हो रहा है? क्या यहूदी वाकई में एक ग्रेटर इजराइल, अखंड इजराइल, जैसे अखंड भारत का हम सपना देखते हैं, बट देखिए भारत बहुत ताकतवर देश है और भारत इस सपने को बहुत आसानी से साकार कर सकता है, लेकिन हम एक रिविजनिस्ट देश नहीं है। और यह बहुत बड़ा कारण है कि भारत में बिल्कुल शांति है। युद्ध लड़ेंगे तो शांति नहीं होगी, क्योंकि हमको पीओके को एक्सेप्शन है, पीओके, बाकी हमको कोई भी लैंड नहीं चाहिए, कोई भी जमीन नहीं चाहिए। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं है। इजराइल एक रिविजनिस्ट देश है। वो अपने बॉर्डर को रिवाइज करता रहेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या इजराइल वाकई में ग्रेटर इजराइल, अखंड इजराइल बनाएगा? क्या इसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है? थियोडोर हर्जल ने जो सपना देखा, या किंग सोलोमन ने जो सपना देखा, किंग सोलोमन या पैगंबर सोलोमन, क्या वो अब सच होगा? चलिए हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स, इसकी क्लास कल से शुरू होगी, तो आज आखिरी दिन है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। शेयर्स मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, SIP होगा, सब हम आपको बताएंगे। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, तो सर्टिफिकेशन कोर्स है ये देखिए, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। ये जो है आप देख रहे हो ना, ये है ग्रेटर इजराइल। देखिए जो ओल्ड टेस्टामेंट है, हिब्रू बाइबल में इब्राहिम से भगवान ये वादा करते हैं कि नील से लेकर यूफ्रेट तक जो रिवर है, जो नदियां हैं, वो पूरा इलाका तुम्हारा, और आगे तुम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, इब्राहिम। तो यानी कि ये बात धर्म में निहित है, ये बात धर्म में लिखी गई है। और आज पूरी दुनिया में रिलीजियस वॉर्स है। आप भूल जाइए कि ये पॉलिटिकल वॉर्स है, नो, ये रिलीजियस वॉर्स है। आज भी ये युद्ध हो रहा है ना, वो एक कहते हैं ना अनसेड क्रूसेड है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन्स आपस में भिड़े हुए हैं। मैं आपको एक कमाल का, मतलब एक काफी एस्टोनिशिंग फैक्ट बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, तो बहुत सारे क्रिश्चियंस उसमें पार्ट लेने नहीं आए थे, और बहुत सारे क्रिश्चियंस ने ये बोला था कि भाई इनको हटाओ, मतलब बहुत, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। देखिए ओशो जब गए तो भी स्टैब्लिशमेंट पे खतरा माना जा रहा था। अमेरिका में बहुत अंदर तक पैठ है क्रिश्चियंस की, याद रखिएगा, उनके रिलीजन की। बाहर से जो आपको दिखता है भूल जाइए, लेकिन धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हर देश का रहता है। हर देश यानी कि हर देश का रहता है, ठीक है। तो यहां पे भी धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी अमेरिका को या यूरोप को लगता है कि उनकी सत्ता हिल रही है या उनका धर्म हिल रहा है, वो हटाना शुरू कर देते हैं जो नई सत्ता आई है ना। तो यहां पे जो रिलीजियस मीनिंग है इजराइल की, वो यही है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। इब्राहिम से वादा किया था। इब्राहिम की कहानी मैंने सब बताई है, इब्राहिम, इस्माइल, इशाक, और जितने भी पैगंबर है, मोसेस, उन सबकी कहानी मैंने बताई है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं उस पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो मेरा मोटिव नहीं है समझाने का। मेरा मोटिव है ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट, ठीक है। अब दोस्तों, ग्रेटर इजराइल मतलब नील से यूफ्रेट तक की नदी क्या है? नील नदी इजिप्ट में बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। तो इजिप्ट का पूरा एरिया जो है, ये वाला जो दिख रहा है ना, इधर साइड का, ये इजिप्ट का पूरा अफ्रीका में, ये तो ये जो किसका आ गया, ये आ गया इजराइल का, इजिप्ट, पूरा इजिप्ट। देन उसके बाद इजराइल, जो आज का प्रेजेंटली इजराइल, ये जो आप आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये तो है ही इजराइल के पास। ये तो अभी इतने एरिया को कंट्रोल करता है इजराइल। उसके बाद आप ऊपर चले जाइए, लेबनान, जो कि बहुत जल्द इनके कब्जे में आ जाएगा, ठीक है, लेबनान वाला। सीरिया, अभी देखिए ये जो सीरिया वाला एरिया, ये भी इनके पास। सीरिया वाला, जब अभी सीरिया में अल शारा आया ना, तो कुछ एरिया इजराइल के भी कब्जे में था। देन देयर इज इराक, इराक का भी आप ये वाला एरिया जो है वो मान के चलिए,
ये पूरा का पूरा, और इधर आधा ये, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये किसके पास होना चाहिए? ये होना चाहिए इजराइल के पास। तो यही ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट है। अब ये ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट पहले इतना रिलेवेंट नहीं था, क्योंकि पहले यहूदी जो हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन फिर एक आदमी आता है, 1860 में जन्मा, थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल अब यहूदियों के लिए ये आदमी मसीहा है, हीरो है। पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में मतलब जो मुस्लिम देश है, ये आदमी है कट्टर यहूदी, कट्टरता का प्रतीक, नफरत का प्रतीक। क्योंकि इस आदमी ने क्या किया, ये हंगरी में पैदा हुआ, तो उसने वहां पे यहूदियों के साथ देखा क्या हुआ, हर जगह गया ये, तो उसने ये देखा कि यहूदियों को, ज्यूज बहुत काबिल रेस है, बहुत काबिल लोग हैं, बट उनके साथ दोम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, सेकेंड क्लास सिटीजन उनको माना जा रहा है। और हमारे पास हमारा एक अपना धर्म है, और हमारे बाद बहुत सारे धर्म आए, और अगर आप बातें देखेंगे तो काफी हद तक चीजें सिमिलर दिखती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमको आज तक, हमारा तीसरा मंदिर बनेगा, 2 मंदिर तोड़े गए थे, तीसरा मंदिर सोलोमन ने शुरू किया और वो तोड़ दिया, पहले नेबूशadनेस्सर ने, फिर रोमन एम्पायर ने, और आज तक हम भटक रहे हैं। हमको यरूशलेम तक नहीं मिला। हमको अपने राइट्स चाहिए, हमको इजराइल चाहिए। तब उन्होंने डायरीज लिखी, लेख लिखे, और यहूदियों को एकजुट करना शुरू किया उन्होंने। वो जर्मनी गए, काइजर विल्हेम के पास, बोला कि हमको अपना देश चाहिए, हमको एक ऐसी जगह दो जहां हम रह सके। मना कर दिया। ऑटोमन एम्पायर उस समय था, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास था। सुल्तान हमीद थे उस समय, उनके पास गए। अब मूवीज में या बाकी में सुल्तान हमीद को बहुत ही एरोगेंट दिखाया गया है, बट ऐसा नहीं था, ये पॉलिटिक्स है। सुल्तान हमीद ने बहुत प्यार से बात की थी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यहूदियों को सबसे ज्यादा इज्जत मुस्लिम एम्पायर में, ऑटोमन्स में ही मिली। उन्होंने परसिक्यूट नहीं किया सच। सबसे ज्यादा इज्जत तो वैसे भारत में मिली है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये पूरा नहीं होने देंगे। यहां पे मेरे रहते तो यहूदी जो है वो अपना लैंड नहीं ले पाएंगे। अब थक हार के वापस आए, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 1897 में पहली जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस की स्विट्जरलैंड में, बेसल में, और ये हर साल हुई। और इन्होंने इजराइल को बोला कि इजराइल इज इंडिपेंडेंट स्टेट, इजराइल आजाद है। 1903 ये पूरा, हालांकि 1904 में इनका देहांत हो गया, बट इन्होंने इजराइल के कॉज को उठाया, और ग्रेटर इजराइल को बल यहां से मिला कि इजराइल, अखंड इजराइल बनना चाहिए और हमारी ये जमीन है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है 1914 से लेकर 1918 तक। अब ब्रिटिशर ने इनको भी चूरन दिया, यहूदियों को भी। यहूदियों के पास दुनिया भर का पैसा था। क्यों जर्मनी, क्यों हिटलर कहता है कि यहूदियों की वजह से आज जर्मनी की हालत है? क्योंकि यहूदी, यस, जर्मनी के खिलाफ काम किया, उन्होंने ब्रिटिश की मदद की वर्ल्ड वॉर 1 जीतने में। ऑटोमन एम्पायर ने यहूदियों का साथ नहीं दिया, और ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी साथ में काम कर रहे थे। अब आपको पता चला कि क्या कंसेप्ट है हिटलर की नफरत का। तो हिटलर ने यह बोला कि जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से हुई, हालांकि ऐसा सच नहीं था। ये आधा सच और आधा झूठ था। यहूदी अपने लिए लड़ रहे थे, जर्मनी ने भी यहूदियों को भगा दिया था। थियोडोर हर्जल जर्मनी में भी गए थे, बट भगा दिया कि नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया में पैसा घुमा रहे थे, उनके पास पैसा था, वो वॉर को फंड कर रहे थे। ब्रिटेन, अमेरिका को यहूदियों की जरूरत थी। अमेरिका ने यहूदियों को शेयर दी, क्यों दी? उनको कोई प्यार नहीं था, यहूदियों को किसी से प्यार नहीं है। यस, ये सच्चाई है, ये अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है कि यहूदियों को, क्योंकि एक तो भाई क्रिश्चियनिटी में क्या है कि यहूदियों ने जो है, यहूदियों की वजह से जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, और इस्लाम में तो भाई वो लड़ाई चली रही है बहुत लंबे समय से, ठीक है। वो इसलिए जहां पे भी उनको शरण मिली है, उनको पैसों के लिए मिली है कि इनसे पैसा बहुत आता है। तो अब क्या है कि यहूदी जो है वो सेटल हो गए, यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद की। बट हुआ क्या कि जब वॉर खत्म हुआ, तो अब देखिए ये सेंटर पॉइंट थियोडोर हर्सिल ने बोला कि यही होगा, फिलिस्तीन होगा, जहां यरूशलेम है, हम वहीं सेंटर पॉइंट बनाएंगे और वहां से एक्सपैंड करेंगे। तो बोला कि यहां पे जमीन दो, फिलिस्तीन दे दिया ब्रिटेन को, ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। बहुत सारे अमीर लोग साथ में आए, बोला कि हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा। उसमें एक बहुत बड़ी रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी जो आज भी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी यहूदी है, बहुत यहूदी, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उन्होंने फिलिस्तीन में जमीन खरीदनी शुरू की,
और वहां पे लोगों को बसाना शुरू किया। अब जब ये हुआ, लोग बसने लगे वहां पे, तो हम ये देखते हैं कि बैंक भी बनाया, आर्मी बना दी, फिलिस्तीन ने बेची जमीन, उनको भी पैसा चाहिए था, और एक एक करके उन्होंने फिलिस्तीनियों को निकालना वहां से शुरू कर दिया। 7.5 लाख फिलिस्तीनी डिस्प्लेस किए, और कई बार तो हिंसक घटना है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन के साथ इतने झगड़े किए, किसी को मार दिया, भगा दिया वहां से। और फिर अरब, अब जब ये बात भाई बहुत ज्यादा फैल गई, तब अरब मुल्कों ने बोला कि ऐसे काम चलेगा नहीं, यहूदियों पर हमला कर देते हैं। 1948 में पहली अरब इजरायली वॉर हुई, यहूदी जीत गए, और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया अमेरिका की सपोर्ट के साथ। उसके बाद यहूदी और ज्यादा जमीन लेने लगे, और 1967 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 6 डे वॉर हुई। 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने, और इसमें मैंने लेक्चर किए हैं, इजराइल ने जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया, इन सब की कंबाइंड फोर्सेस को एक साथ हरा दिया। और ये सिनाई पेनिनसुला तक, ये वाला, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट के पास है, ये वाला, ये इजिप्ट के पास है इस समय, ये यहां तक चले गए, ये तक इनके पास आ गया, सीरिया इनके पास आ गया काफी हद तक। बट गोलन हाइट्स इन्होंने लिया, क्योंकि गोलन हाइट्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहां से कोस्ट भी आपको दिखेगा, बट द मेन थिंग इज कि यहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहां पे तेल के भंडार हैं, और यहां पे रिवर निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। तो इसलिए जो है इजराइल ने खाली गोलन हाइट्स को रखा, बाकी सिनाई और सब कुछ वापस दे दिया। 6 साल बाद यूम किपर वॉर हुई, जो कि ड्रॉ में साबित हुई। यूम किपर वॉर में इजराइल को पहली बार यह लगा कि यार देखो, ना इजराइल जीता ना हारा, लेकिन हमको नुकसान हुआ है। तो बैठ के बात करते हैं। यासिर अराफात उस समय पीएलओ बना चुके थे, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे, और अल्टीमेटली 20 साल बाद, इस बीच बहुत हुआ, अनवर सादत आए, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, उनको मार दिया गया, बहुत कुछ हुआ। इजिप्ट पहला ही देश बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। पर 1993 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जब यासिर अराफात, मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन हो गया, फिलिस्तीन भी बन गया और इजराइल भी बन गया। बेटी कभी होना नहीं था, इट इज इम्पॉसिबल। उस समय यासिर अराफात ने असेंबली में बोला था कि जो इजराइल, 1991 में बोला था यूएन में, कि 2 साल पहले, कि जो इजराइल कर रहा है ना वो बहुत ही डेंजरस है, वो ग्रेटर इजराइल को बना रहा है, और इस ग्रेटर इजराइल को हम कभी भी बनने नहीं देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1987 में हमास भी बना था, क्योंकि हमास, भाई देखो, पीएलओ पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया, फिलिस्तीन बन गया, उनको यही चाहिए था। बट हमास को लगा कि नहीं, इजराइल अभी भी हमारे साथ दिक्कतें कर रहा है, तो वो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करता गया। और उसके बाद पिछले 30 सालों से आप देख रहे हैं कि इजराइल लगातार लड़ रहा है, और किस लिए लड़ रहा है? जमीन के लिए लड़ रहा है। तो बहुत लोगों का यह मानना है कि इजराइल का ये ना रुकना, भाई आप आराम से रह सकते हो, 2 स्टेट सोल्यूशन, फिलिस्तीन के पास कोई हथियार नहीं है। याद रखिए, गाजा को खत्म कर दिया, बट खत्म करने का तरीका बड़ा कैजुअल था, आप आराम से भी काम कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। इजराइल एकदम, और आज भी लेबनान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। गाजा पे इस समय इजराइल का कंट्रोल है, उसने 2 साल लड़के गाजा पे कंट्रोल ले लिया, और अब सदर्न लेबनान इजराइल के कब्जे में है। अब वैसे तो अगर मॉडर्न पॉलिटिकल मीनिंग की बात करें तो मेन स्ट्रीम इजरायली पॉलिसी ये है कि हमको अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, और हमको मिडिल ईस्ट में हम कभी भी एक्सपैंड नहीं करेंगे। बट दोस्तों, इनके बॉर्डर्स कहां तक जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये इजराइल डिसाइड करेगा। इजराइल लगातार अपने बॉर्डर बढ़ाता जा रहा है, तो कल को तुम अपना बॉर्डर यहां कर दो, यहां कर दो, फिर बोलो बॉर्डर को सिक्योर करना है। तो यहां पे इजराइल का ये कहना है, और बाकियों का कहना है, कि ये ज्यादातर डराने के लिए यूज किया जाता है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो डराने के लिए यूज। एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि खाली धर्म में लिखा है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज ये सारे के सारे देश सॉवरेन हैं, ये सारे के सारे देश अलग हैं। ये कोई ऑटोमन एम्पायर नहीं है कि कलेक्टेड लैंड है, ये सब अलग देश है। तो इतने सारे देशों पर हमला करना, बट अगर आप देखो दोस्तों ध्यान से, तो अमेरिका का कंट्रोल इस समय सीरिया पर आ गया है, अमेरिका का कंट्रोल जो है वो इराक पर आ गया है, अमेरिका का, इजराइल जो है वो लेबनान पे है, इजिप्ट बचा हुआ, इजिप्ट इकलौता सॉवरेन देश है जो, पर कब तक, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अगर आप थोड़ा डीपली जाओ तो आपको ये प्लान, ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन ये प्लान एक्चुअल में पूरा होते हुए दिख रहा है। और अमेरिकन पॉलिटिक्स में यहूदी डोमिनेट करते हैं, गजब की लॉबी है। ठीक है, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी जोन्स आपको नहीं मिलेगी। एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड, ये मिथ है, ये रिलीजियस आइडिया है। बट दोस्तों, यहूदी अपने धर्म पे चल रहे हैं, बस आप समझिए, वो उनके धर्म में जो लिखा है वो उसको मान रहे हैं। ये धर्म युद्ध है, और हमेशा से धर्म युद्ध होते रहे हैं। रिलीजियस सिंबोलिज्म की वजह से ये आइडिया बार बार आते रहते हैं, और लगातार इजराइल वॉर लड़ रहा है। अब एक कंसेप्ट ये भी है कि देखो भाई, इजराइल को कोई चैन से रहने भी नहीं दे रहा है, वो वॉर तो हो ही रही है, क्या करे? तो बहुत सारे इस्लामिक देश ये भी बोलते हैं कि आज गाजा है, कल तुम्हारा लैंड आएगा, क्या कर सकते हो? ठीक है, और स्टेटमेंट जो कुछ पॉलिटिशियंस की है कि हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे,
जो बिब्लिकल क्लेम्स हैं हम उसको जो है वो पूरा करेंगे, एक प्रोपागेंडा और फियर नैरेटिव भी बनाने की जो है वो बात होती है। बट रियलिटी कोई ऑफिशियल प्लान नहीं है जो नील से यूफ्रेट तक, यस बाइबल पे बेस्ड है, बट ज्यादातर कहते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फ्रिंज आइडिया है, पॉलिटिकल नैरेटिव में ये यूज किया जाता है ताकि सत्ता बनाई जा सके, है ना। जैसे अखंड भारत बोलते तो कितना अच्छा लगता है लोगों को, ऐसे ही इजराइल में अखंड इजराइल बोलोगे और रियलिस्टिकली ये बहुत इस समय बहुत मुश्किल है, बट धीमे धीमे हो सकता है क्योंकि अमेरिका की सत्ता जो है इन देशों पर आ रही है। हालांकि अगेन जो हुआ है पिछले 2 साल से लड़ाई, सोल्यूशन इसका 2 स्टेट ही है, लेकिन इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही है और अभी भी लड़ाई चलती रहेगी, ठीक है। और आज भाई देखो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टुडे, गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ईस्ट यरूशलेम, ये सब इनका हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि भाई देखिए स्लो और स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, लैंड कंट्रोल पॉलिसी है यहां पे इजराइल की कि वो लैंड को लगातार रजिस्टर करते जा रहे हैं, फिलिस्तीन के लैंड को वो बिना लड़े हुए रजिस्टर करते जा रहे हैं, नए देशों को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, बट धीमे धीमे वो टेरिटरी को एब्जॉर्व करते जा रहे हैं अपने पास। और दोस्तों अभी तक 36,000 इसी दौरान 36,000 फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जा चुका है। ये चीज है, मिलिट्री कंट्रोल भी काफी हद तक परमानेंट हो गया है, जैसे इजराइल ऑपरेशन जेनिन, तुलकारेम, ये लॉन्ग टर्म है, ये टेम्पररी रेट्स नहीं है। गाजा एक बफर जोन है इस समय, हम गाजा कंट्रोल में है इजराइल के, पर उसने बफर जोन बनाया है, एनेक्सेशन नहीं किया है। बट यस एक्सपेंशन अगर आप कह सकते हो तो लिमिटेड सेंस में हो रहा है, बट हां प्रॉपर नहीं है क्योंकि सॉवरेन देश है, ये एकदम ऐसा होने नहीं देंगे। तो इजराइल सबसे पहला, इजराइल का यही लॉजिक है कि पहले हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि वेस्ट बैंक के जो मिलिटेंट्स हैं, जो गाजा के मिलिटेंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमको सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है, तो पहले हम अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है। और इसीलिए हमको स्ट्रैटेजिक एरिया पे कंट्रोल चाहिए, हमको गाजा पे कंट्रोल चाहिए, हमको यरूशलेम पे कंट्रोल चाहिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन तो आप भूल जाइए, ये कभी होने नहीं वाला। ओके, तो ये हिसाब किताब है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। करते हैं इजराइल